राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ फिल्म राइटर साइविन क्वाड्रस। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हमेशा फुल फोकस। ध्यान गया तो नाक गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। युवा फिल्म लेखक साइविन क्वाड्रस का जन्म बेंगलुरु में और लालन पालन मुंबई में हुआ। बचपन के अकेलेपन और उपेक्षा ने उनके अंदर लेखन की कला को जन्म दिया, जिस कला को संवारते हुए वो आज एक सफल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं। मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते चल जीते चल जीते चल। साइविन की लिखी पहली फिल्म मैरी कॉम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है और उनकी ताज़ा फिल्म नीरजा को हर पहलू से सराहना मिल रही है। में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ही। साइविन क्वाड्रस की लिखी ये दोनों ही फिल्में महिलाओं के संघर्ष और सफलताओं को बखूबी सामने लाती हैं। गुफ्तगू के इस एपिसोड में हमने साइविन से उनके महिला केंद्रित कथानकों को चुनने की वजह समझनी चाहिए और इस क्रम में ये दिलचस्प गुफ्तगू सामने आई। बहुत बहुत स्वागत है साइविन प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। साइविन, हमको बताइए कि ये जो फिल्म मैरी कॉम जो कि हम देख चुके हैं और नीरजा, ये दो फिल्में दोनों ही महिलाओं के जीवन पर आधारित हैं। तो इसमें कुछ ऐसा भी लगता है कि महिलाओं के जीवन को लेकर कुछ आपकी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है कि उनके जीवन को सामने लाया जाए, बायोपिक्स के ज़रिए सामने लाया जाए। इस सवाल के जवाब को आप शायद बाद में उठाइएगा, लेकिन अभी हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा है। ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। पैदाइशी अबू धाबी में हुई, लेकिन आई एम अ मैंगलोरियन कैथलिक। 1990 में डैड का देहांत हुआ जब मैं 7-8 साल का था, और फाइनेंशियली हम इतने सिक्योर नहीं थे। मैं फिर मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई है स्टीवन, तो मम्मी को बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए। तो तभी हमारी मम्मी की मम्मी, दैट इज़ माय नानी बोलते ना नानी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस। हमें और उन्होंने हमें एक बोर्डिंग स्कूल, जो एक अनाथ आश्रम कहते हैं, सेंट एंथनीज बाल भवन करके, तो वहाँ पर 3-4 साल पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मेरे भाई बोरिवली में एक अनाथ आश्रम है, सेंट फ्रांसिस बॉयज़ होम, वहाँ हमारा दाखिला कर दिया। तो 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड SSC तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, वहाँ बोर्डिंग में था और म्यूज़िक में इन्वॉल्व था। मैं पियानो बजाता था, कॉयर लीड करता था। तो वहाँ पर मेरे फॉर्मेटिव इयर्स मेरे वहाँ से हुए हैं और मैं शायद आज बना हूँ उन सालों के वजह से। फिर 10th स्टैंडर्ड ख़त्म किया, पता नहीं क्या करने वाला हूँ लाइफ के साथ, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे
ठीक से रहने का घर नहीं था। नानी जितना ख्याल रख सकती थी उन्होंने रखा। मेरी मम्मी फिर वापस आई। दे वर टफ टाइम्स, थोड़ी मुश्किल थी, बट तो वो मुश्किल सफ़र में मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को लिखने लग गया कविताओं के फॉर्म में। तो जब भी मैं लिखता था कोई नेगेटिव इमोशन और लिखने के बाद मैं अपना बुक बंद कर देता तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से वो नेगेटिव इमोशन चली गई एंड देयर इज़ ओनली पॉजिटिविटी इनसाइड मी। तो 10th के बाद 12th किया और फिर ग्रेजुएशन करने के पैसे नहीं थे। तो मेरे अंकल मोविन मिरांडा वो गल्फ़ में काम करते थे, तो उन्होंने बोला साइवन तू फायर इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि गल्फ़ में सेफ्टी ऑफिसर्स और फायर ऑफिसर्स की काफ़ी डिमांड है। तो मैंने उन्होंने पैसे दिए कोर्स करने के लिए, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं थे वो कोर्स करने के लिए भी। लेकिन वो कोर्स करने के बाद पता चला कि फायर इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। और मुझे पता था कि मुझे मीडिया में कुछ करना है, मुझे एक ऐसे क्षेत्र में काम करना है जहाँ लोग मेरा नाम जाने या मुझे एक छाप छोड़नी है दुनिया में। और लोगों को दे शुड रिमेंबर द नेम, दैट वाज वो एक मंत्र था मेरे अंदर। फिर एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया मैंने, और वहाँ मेरी दोस्ती जो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है करण ग्रोवर, उनके साथ दोस्ती हुई। और इवेंट मैनेजमेंट ख़त्म करके मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, ओपस प्लैनेट, जो उमंग कुमार का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी था। उमंग कुमार जो ऑब्वियसली 6-8 साल बाद मेरी कॉम के डायरेक्टर बने और मैं उनका राइटर बना। लेकिन तभी तो वो बॉस थे, तो जब भी ऑफिस आते तो खड़े होते थे, गुड मॉर्निंग सर बैठते थे और बैठ जाते थे, या जब वो आते तो छुप जाते थे। तो एक साल वहाँ काम किया, ऑडियो विजुअल्स लिखता था मैं उनके इवेंट्स के लिए, इवेंट्स प्रोडक्शन हैंडल करता था। जब इवेंट्स होती थी तो रात भर सेट खड़े करना, फिर डिसमेंटल करना। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और फिर करण ग्रोवर जी म्यूज़िक में वीजे बने, और उन्होंने बोला कि साइवन यार तू अच्छा लिखता है, क्योंकि हम बस में जब जाते थे आते जाते थे तो कहानियाँ शेयर होती थी और उनको बड़ा मज़ा आता था। तो उन्होंने बोला तू अच्छा लिखता है, तू आजा जी म्यूज़िक। मैंने बोला मुझे तो हिंदी आती नहीं है यार, मैं जी म्यूज़िक में लिखूँगा कैसे। तो उन्होंने बोला कि यार हम जब बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, तो तेरा जो कैथलिक हिंदी है दैट विल बी परफेक्ट फॉर जी म्यूज़िक। तो मेरा चलो मिल लेते हैं। तो मिल के जॉब मिल गई। तो वहाँ से मेरे राइटिंग करियर की इन अ वे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 3-4 साल लगातार काम जारी रहा। जी म्यूज़िक से प्रोग्रेस किया टू सहारा टेलीविज़न, सोनी टेलीविज़न और काफ़ी सारे चैनल्स में जो मैगज़ीन बेस्ड शोज़ होते थे वो लिखता था। तब तक करण ग्रोवर की जर्नी, वो स्टार बन गए टेलीविज़न पे। सारथी नाम का एक शो आता था स्टार नेटवर्क पे। तो स्टार परिवार अवार्ड्स में वो परफॉर्म कर रहे थे, और वो सेट डिज़ाइन कर रहे थे उमंग कुमार। मतलब ओपस छोड़ने के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। और सडनली करण ने फ़ोन किया, बोला गेस हु आई एम विद। एंड उमंग ने फ़ोन लिया और बोला हेलो सर। तो मैं जब घर पे खड़ा था, मैं खड़ा हो गया, मैंने आप मुझे सर बुला रहे हो। बोला क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मैंने बोला मैं राइटर बन गया हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी फिल्म राइटिंग की तरफ बढ़ने की सोच रहा हूँ। तब तक उमंग भी सोचे थे कि वो अब डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि तू आजा, कुछ करते साथ में। तो मैं गया उनके पास और 1-2 आइडियाज़ हमने डिस्कस कर ली, और मैंने उनको कुछ लिख के भेजा। तो उन्होंने बोला चलो करते हैं, लिखते हैं। और मैंने 1-2 स्क्रिप्ट्स लिखी उनके लिए जो मेल सेंट्रिक फिल्म्स थी और बिग बजट फिल्म्स बन गई। और तभी उमंग कुमार, even though he was well known in the industry as a wonderful art director of films like Savarya and Black, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम डायरेक्टर पे इतने पैसे नहीं लगाना चाहता था। तो 3 साल निकल गए इस चक्कर में, और मैंने उमंग को बोला कि यार उमंग, मुझे थोड़े पैसे कमाने, 28 साल की उम्र में शायद कॉल सेंटर में जाओ तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला तू जा, देख ले अपनी दुनिया, सॉर्ट आउट कर अपने लिए, लेकिन आते रहना, मिलते रहना। और कोइंसिडेंटली मुझे जॉब मिल गया बालाजी टेलीफिल्म्स में, जहाँ पर उन्होंने नॉन फिक्शन डिवीज़न शुरू किया था। तो आई वाज एसोसिएट कंटेंट प्रोड्यूसर देयर।
और उमंग का ऑफिस सिर्फ 4 या 5 मिनट दूर था, तो मैं हर रोज़ लंच टाइम पे जाके उनसे मिलता था, बातें होती थी फिल्मों की, इसकी उसकी, और रोज़ बोलते थे मेरे को कि साइविन कुछ और लिखते हैं यार, कुछ और लिखते हैं। और एक दिन मेरे दिमाग में कहाँ से आइडिया आया मुझे आज तक पता नहीं है, मैरी कॉम का नाम जहन में आया, क्योंकि मैं बचपन से उनकी स्टोरी को फॉलो करता था। स्पोर्ट्स सेक्शन में उनका भी स्टोरी एकदम छोटे से कॉर्नर में आता था, बिकॉज बॉक्सिंग पे कौन ध्यान देता है हमारे कंट्री में। इट वाज क्रिकेट के अलावा हमारे बाकी स्पोर्ट्स तो काफ़ी रेलीगेटेड है। तो जहन में आया, मैंने बोला मैरी कॉम चावल उगाने वाली की बेटी 3 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन बनती है, शादी कर लेती है, 2 बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, 2 साल का ब्रेक लेती है वो, और फिर वापस कम बैक करके 4था और 5वां वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतती है। अब इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म कहानी हो सकती है। तो मैं उमंग के पास गया, मैंने उनको स्टोरी बताई। उन्होंने बोला कि ये कौन है, तू मुझे इंटरनेशनल स्टोरी क्यों दे रहा है, इंडियन स्टोरी दे। मैंने बोला ये इंडियन है। बोला क्या नाम है इसका? बोला मेरी कॉम। बोला अब तक मैंने इसका नाम क्यों नहीं सुना है? मैंने बोला कि शायद आप स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं पढ़ते। तो उन्होंने भी पढ़ा मेरी कॉम के बाद, बोला ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और हमें मेरी कॉम से कांटेक्ट करना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि मैंने ये कहानी की शुरुआत की, लिखने की शुरुआत की जून 2011 में, और तब तक कोई मेरी कॉम को नहीं जानता था। मेरी कॉम का नाम सारा देश जानने लगा जब वो 2012 में ओलंपिक ब्रॉन्ज जीती। अब लोगों को लगता है कि मैंने स्टोरी शुरू की तब उनके जीतने के बाद, उनको पता नहीं कि मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जून 2011 में। और तभी हमारे पास एक भी प्रोड्यूसर नहीं था जून 2011 में। जिस दिन वो जीती ओलंपिक ब्रॉन्ज, उस दिन हमारे पास 3 प्रोड्यूसर थे, और उनमें से एक थे संजय लीला बंसाली। और संजय लीला बंसाली को कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि मैं प्रियंका चोपड़ा से बात करता हूँ। प्रियंका चोपड़ा को कहानी बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से फ्रॉम अ नोबडी राइटर सडनली मेरी फिल्म ए ग्रेड हो जाती है, जहाँ संजय बंसाली प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा उसमें एक्ट कर रही है, और उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। और लोगों में एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हुई कि यार मेरी कॉम का नाम तो सुना है, अब इसकी कहानी क्या है। और जब सितंबर 5 2014 को रिलीज़ हुई पिक्चर, तो लोगों ने बहुत पसंद किया और थिएटर्स में गए जाके देखने के लिए, क्योंकि लोग मुझे पूछते थे कि यार एक नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी लड़की की बॉक्सिंग की कहानी कौन देखने जाएगा, क्यों लिख रहे है तू कहानी, कुछ और लिख दे। लेकिन मैं चाहता था कि ये कहानी बाहर आए। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई वांटेड अनदर स्पोर्ट्स पर्सन स्टोरी टू कम आउट टू द फोर। और 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन किसी और दुनिया में शायद, या किसी और देश में एक लेजेंड होती, एक करोड़पति होती, जो शायद एक किसी बड़े से बंगले में रहती, और यहाँ पर ये लड़की 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन होने के बावजूद इतना स्ट्रगल कर रही है अगेंस्ट द सिस्टम। तो ये कहानी मुझे बतानी थी, और उमंग ने भी पूरे जोश में मेरा साथ दिया, और संजय बंसाली सर ने बहुत मदद की स्क्रिप्ट लेवल पे और डायरेक्शन लेवल पे, और लोगों को बेहद पसंद आई पिक्चर। मैं नॉमिनेट हुआ फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग एट अ कपल ऑफ अवार्ड शोज। एज अ फर्स्ट टाइम राइटर बीइंग नॉमिनेटेड, आई वाज लाइक ओके हैप्पी। प्रियंका चोपड़ा को सारे अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्टर के लिए, और मेरी कॉम को नेशनल अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म ऑफ द ईयर। तो फॉर अ फर्स्ट फिल्म आई थिंक आई अचीव्ड क्वाइट अ बिट। और अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा टोकेंगे जी, थोड़ा पीछे जहाँ के आपने बातचीत की बिल्कुल शुरुआत में 2 कीवर्ड्स वहाँ से मुझे मिलते हैं। एक के कुछ नेगेटिव इमोशंस थे जिनको लिखने के प्रोसेस में आपने अपने अंदर के किसी राइटर को डिस्कवर किया, और दूसरा ये कि आपको फेम ऐसी चीज़, ऐसा काम करना था जिसमें आप फेमस भी हो सकें। मैं तो फेमस लेकिन नहीं कहूँगा, हाँ फेमस, मेरा नाम जाने, एक छाप छोड़ सकूँ मैं दुनिया में ऑन अ पब्लिक लेवल। बस ये जो 2 कीवर्ड्स हैं, इन पर मैं वापस मुड़कर जाना चाहूँगा। पहले तो बात ये बताइए कि ये नेगेटिव इमोशंस किस तरह के थे और क्यों थे? नेगेटिव इमोशंस इसलिए थे क्योंकि
my father was an abusive father. He used to drink, वो शराब पीते थे, और मैंने काफ़ी फ़िज़िकल वायलेंस देखा है घर पे. और मेरी मम्मी हमें छोड़ के चली गई. वो हमें स्कूल में मिलने आती थी तो उनको बुर्का पहन के आना पड़ता था ताकि मेरे डैड को पता ना चले. और फिर ऑर्फनेजेस में ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल वाली होती है. नॉर्मल बच्चों को आप देखते हो, जब आप स्कूल जाते हो उनके पास टिफ़िन होता है खाने के लिए, और हमारे पास शायद हम भूखे रह जाते हैं. दोस्त बन जाते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन क्या है कि वो फीलिंग ऑफ अपनापन और फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड, क्योंकि एज अ चाइल्ड आप क्या सोचते हो अगर आपको अनाथ आश्रम में डाला कि कोई हमें प्यार नहीं करता, शायद हम कोई हमें चाहता नहीं है कि हम उनकी दुनिया में या ज़िंदगी में रहे. तो ये वाली फीलिंग्स आती रहती है. एंड फिर मम्मी वेंट थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम्स, क्योंकि उनको बाहर जाके काम करना पड़ता था, कभी किसी के घर पे एज अ नर्स या किसी के घर पे एज एन आया. तो स्ट्रगल देखते हो आप उनकी, तो आप किसके साथ शेयर करोगे? आप भगवान को दोष देते हो कि मैंने क्या किया है ऐसे अपनी ज़िंदगी में कि हमें इतनी तकलीफ़ देखने पड़ रही है. तो वो सारे थॉट्स इम्पैक्ट करने लगते हैं साइकोलॉजी पे. और थैंकफुली आई फाउंड अ वे थ्रू पेन एंड पेपर टू गेट इट आउट. क्योंकि क्या होता है कि एज अ चाइल्ड जब ये नेगेटिव इमोशंस आप पे इम्पैक्ट करते, तो व्हेन यू ग्रोइंग अप और आपने किसी से बात नहीं की है, शेयर नहीं किया है या वेंट आउट नहीं किया है, तो इन योर फ्यूचर इट अफेक्ट्स यू, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये अफेक्ट क्यों हो रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट. तो फॉर मी इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं उसको, इट वॉज लाइक थेरेपी. क्या है, मैंने लिखा, मेरे इमोशंस मेरे बॉडी से निकल गए, मैंने बुक बंद कर लिया, वो इमोशंस ख़त्म हो गए. तो इट वॉज मोर लाइक थेरेपी फॉर मी. इट वॉज मोर लाइक मेरे अंदर का जो नेगेटिव इमोशन सब मैं बाहर फेंक देता था. ये कितनी उम्र की बात होगी जब आपने पेन और पेपर के साथ कुछ लिखना शुरू किया होगा, और क्या लिखा होगा? अगर थोड़ी अर्ली मेमोरीज में जाएं तो कौन सी चीज़ आपने पहले लिखी होगी? एक्चुअली पहली बार जब मैंने लिखा था, मैं एक ओल्ड एज होम गया था स्कूल के एक्सकर्शन में. और वहाँ मैंने देखा कितने बुज़ुर्ग लोग हैं वहाँ पर, और वो कितना तरसते हैं कि हमारे बच्चे जो हमें यहाँ छोड़ के गए हैं वो हमें मिलने आए हैं, और या हमें यहाँ क्यों छोड़ा है. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफन, बट मे बी क्योंकि मतलब तुम्हारे बच्चे होंगे लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नकार दिया है, तो उनका दुख जो मैंने बांटा तो मुझसे सहन नहीं हुआ. शायद आई कंपेयर्ड माई सिचुएशन विद देम, और मेरे को लगा कि मैं तो अभी भी अपने कंट्रोल में हूँ, अपने बॉडी और फिजिकल एस्पेक्ट को लेके मैं कुछ शायद बन सकता हूँ जाके दुनिया में. लेकिन ये लोग तो उस कगार पे जहाँ पर उनके आखिरी दिन है, और उनने शायद इतना प्यार किया होगा अपने बच्चों को, इतना कुछ सैक्रिफाइस किया अपने बच्चों के लिए, और आज वो लोग यहाँ पर है. तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हमारा जीवन व्यर्थ है, पूरा जीवन व्यर्थ है. तो समहाउ ये सारे थॉट्स, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड, आई वॉज 13 और 14, बट मेरे को अफेक्ट कर गई और मुझे सहन नहीं हुआ, और मैंने लिख दिया. आई रोट अ पोएम कॉल्ड हैप्पीनेस. मुझे ऑब्वियसली वो अभी पोएम याद नहीं है कि क्या था, लेकिन उसकी कहानी है कि कोई तो बोल रहा है कि मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ, मुझे खुशी कहाँ मिलेगी. और उस आदमी को कोई रास्ते पे बताता है कि बेटा तू खुशी को बहुत गलत जगहों पे ढूंढ रहा है, उस जगह जा जहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास जा, उनकी सेवा कर, तेरे को सच की खुशी वहाँ से मिलेगी. तो वो कहानी थी. आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट लिरिक्स. लाइक देयर इज दिस वन लाइन फ्रॉम अ राजेश खन्ना फिल्म, अगेन आई डू नॉट रिमेंबर द नेम,
कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया. आई थिंक इट वॉज दैट philosophy, and that was the first poem I wrote. और फिर उसके बाद लोग आपको जाने, ये वाली बात, ये भी आई थिंक stems from the fact that when आपको एक ऑर्फनेज में डाला जाता है या when you see that जब people don't want you, तो आपको लगता है कि मैं लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते, मुझे क्यों नहीं अपनाना चाहते. तो शायद उधर से स्टेम होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने जाए तो, कि अब तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया चाहे, मेरे काम को चाहे. मे बी इट्स अ सेल्फिश मोटिव, आई डू नॉट नो, बट इट इज़ अ ड्राइव राइट नाउ. लेकिन चाहे वो ऑर्फेनेज की बात हो या एक ब्रोकन फैमिली में पलने की बात हो, इन दोनों में बजाय किसी तरह की सेल्फ पिटी महसूस करने के, आखिरकार वो ज़िंदगी का एक सच था. जी हाँ. और उसमें सब कुछ ख़राब नहीं बल्कि शायद कुछ अच्छा भी होगा, जिसने आपको इतने समय तक सरवाइव कराया, और ना सिर्फ सरवाइव कराया बल्कि आज आप यहाँ हैं. नहीं, I take it in the most positive manner. My formative years in that orphanage, that is what has made me who I am. एक तो मैं अपने इमोशन के साथ जुड़ा हूँ, मैं डिनाइल में नहीं हूँ. तो जो अच्छा है, जो बुरा है, उसकी समझ शायद बहुत जल्दी आ गई, और मैं उसमें डिफ्रेंशिएट बहुत जल्दी कर पाया, और उसे मैं क्लियरली स्टेट कर पाया. तो शायद इसलिए मैं राइटर बना हूँ, क्योंकि एज अ राइटर आप जब एक बोर्डिंग में होते हो तो 150-200 बच्चे हैं जो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. इंट्रिंसिकली अगर आप उन्हें नोटिस करने जाओ तो यू कैन फील देयर स्टोरी, यू कैन फील देयर साइकोलॉजी. एज अ राइटर मैं कैरेक्टर्स लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स आर हेल्पिंग मी write better characters maybe. So boarding में it's a world by itself. अगर आपने वहाँ survive कर लिया, आपने वहाँ shine कर लिया, तो it is like your schooling ground to shine in the world. My life in the boarding school has helped me be who I am today. तो आपने जो कहा है वो बहुत ही सच है कि ऐसा नहीं कि सब बुरा था. सिर्फ वो क्या, वो फीलिंग जो है ऑफ नॉट बीइंग वांटेड, इट्स नॉट सेल्फ पिटी, इट इज़ रियलिटी एट दैट टाइम. उस समय का सच है कि जब आपको लगता है कि कोई आपको अपनाना नहीं चाहता, तो वो सेल्फ पिटी नहीं है, वो तभी की रियलिटी है. क्योंकि जब आपकी मम्मी आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि वो बाहर काम कर रही है, आपको तो वो यही फील हो रहा है ना कि मेरी मम्मी मुझे क्यों नहीं मिलने आ रही. मजबूरियाँ आप समझते हो, थोड़े बड़े होकर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती तो आप समझते हो कि यार मेरी मम्मी ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, मेरे रिलेटिव्स ने हम बहुत सैक्रिफाइसेस किए. हमें उनके घर पर रख के, जब वो लोग खुद एक छोटे से कमरे में रहते थे, उनके 3-3 बच्चे थे, लेकिन जब वो हमको वापस जाने बोलते थे बोर्डिंग में, तो हमको लगता था कि हमको क्यों जाने बोल रहे हैं. वो एक इनोसेंट सा क्वेश्चन होता है, लेकिन एज यू ग्रो अलॉन्ग वो इनोसेंट सा क्वेश्चन आप खुद आंसर करने लगते हो. यार कि मजबूरी होती है लोगों की, फाइनेंशियल सिचुएशन होता है, बच्चों का ख्याल रखना इतना आसान नहीं होता, उनके खुद के बच्चे थे, वो सब आप जस्टिफाई करने लगते हो. लेकिन उस वक्त का सच ये होता है कि हमको कोई नहीं चाहता. और तब जबकि आप देखते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटी छोटी नौकरियां करते हुए, जी, और आखिरकार एक दिन वो आदमी जिसको आप बॉस कहते थे वो आपको बॉस कहने लग जाता है. कौन सी ऐसी अपने अंदर स्ट्रेंथ आप पाते हैं जिसने आपके अंदर वो एक गो गेटर पैदा किया होगा? आई थिंक द कंपनी, दोस्त जो मेरे है, चाहे वो करण ग्रोवर हो, मनीष पॉल हो जो आज एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, हनीफ हिलाल हो, हम पिछले 10-12 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं. उनके पहले मेरे अंकल है मोविन मिरांडा, जो
अभी बोरवली में रहते, तभी मलाड में रहते थे, उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज किया। फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे बोरवली में, पैट्रिक डिसूजा, उनके मम्मी डैडी ने मुझे अपना बेटा बना लिया। उन्होंने बोला कि साइवन तुझे ग्रेजुएशन करना है, हम तेरे पैसे दे देंगे। उनके खुद के 3 बच्चे थे इंक्लूडिंग पैट्रिक, लेकिन कभी अंकल एंड आंटी ने मुझे नहीं बोला कि तू क्यों आता है रोज़ यहाँ पर खाना खाने या कुछ। उन्होंने फिर क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो लोग फ़ोन करके बोलते थे कहाँ है, आजा हमारे साथ रह जा। पैट्रिक के साथ मैं बड़ा हुआ और मतलब 11th और 12th में मैं रोज़ उनके घर पे दोपहर का खाना और रात का डिनर करने जाता था। फिर वहाँ से जब थोड़े बड़े हुए तो मेरे कज़िन्स हैं बॉम्बे सेंट्रल में, ब्रेंडा, ह्यूबर्ट, फे, सेड्रिक, एरिक, सेलेंस, ये सब, इन्होंने हमें उनके घर पे रखा। 3 साल मैं और मेरा छोटा भाई उनके घर पे रहे। कभी उन्होंने रेंट की बात नहीं की या बोला कि तू क्या कर रहा है, हमारे घर पे क्यों रह रहा है, चला जा। फिर मेरे अंकल आंटी है जो डैडी के ब्रदर सिस्टर है, स्वाति और सावन शानबाग, उनके बच्चे सचिन, देयर आर ब्रदर्स नाउ। हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है। वो लोग भी तभी एक रूम किचन में रहते थे महालक्ष्मी में, लेकिन हमको वहाँ रहने की जगह दी। हाँ, कभी बोला नहीं ऐसे कि क्यों रह रहे हो इतना टाइम। तो क्या है कि ये प्यार जब आप देखने लगते हो तो ऑटोमेटिकली एक ड्राइव आता है, एक फोर्स आता है कि जो आप सवाल पूछ रहे थे कि कोई हमें चाहता क्यों नहीं है, वो पास्ट ब्लर होने लगता है और आप होप देखते हो। देन ऑल्सो अबाउट बीइंग अ राइटर व्हाट हैपेंस इज दैट फिर आपकी एप्टीट्यूड की भी बात होती है। पहले से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, कहानियाँ बताने की बहुत शौक थी। हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 के आंसर्स लिखता था तो मेरे दिमाग में पूरा टैंक्स और प्लेन्स और हिटलर और उसका मोन्टाज चलते रहता, तो वही लिख देता था और मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाते थे हिस्ट्री में। राइटिंग का थोड़ा फ्लेयर था, समझ थी। तो वो रिमेंबर द नेम वाली जो बात है, वो ड्राइव कैसे आया, एक तो आपको पता नहीं आप किस दिशा में जा रहे हो, आपको क्या करना आता है, और यू समहाउ फाइंड दोज लिंक, दोज पीपल। अगर करण ग्रोवर नहीं बोलता कि तू राइटर बन जा जी म्यूजिक में, शायद मैं इवेंट एग्जीक्यूटिव भी होता, शायद मैं एक इवेंट मैनेजर होता, बट आई वुड नॉट बी अ राइटर विच इज़ गिविंग मी द मोस्ट जॉय टुडे इन लाइफ। और फिर आप आखिरकार जो राइटर बने हैं साइवन, और एक पहले ही राइटर को, आपकी पहली ही फिल्म को जिस तरह से नेशनल अवार्ड और जिस तरह का रिकग्निशन और एक पॉपुलर अप्रेजल जिस तरह का मिला, वो सचमुच एक बहुत ही खुशी की बात ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी है। साइवन, फिर उसके बाद आपने दूसरी फिल्म लिखी नीरजा। बहुत स्केची तौर पर ही कहिएगा नीरजा को शुरू करने और पूरा करने तक की कहानी को, और ये ज़रूर बताइएगा कि एक बायोपिक के बाद एक दूसरी बायोपिक में हाथ डालने, और वो भी वीमेन सेंट्रिक बायोपिक में, इसके पीछे क्या वजह है? आई थिंक एनालिसिस करने जाए तो वीमेन सेंट्रिक फिल्म्स इसलिए शायद क्योंकि आई हैव सीन माई मदर गो थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम, और उन्होंने हंसते हंसते इस स्ट्रगल को पार किया है, और हमें जितना हो सके उतना खुशी और प्यार से पालने की कोशिश की है थ्रू वॉट एवर टफ टाइम शी वेंट थ्रू। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली इनसाइड मेरी कॉम एंड नीरजा बोथ डेडिकेशन टू माई मदर्स स्ट्रेंथ। लेकिन मेरी कॉम के बाद इट वॉज ऑल्सो पर्सनल गोल कि मेरी दूसरी फिल्म कौन सी होनी चाहिए, और मैं चाहता था कि मेरी कॉम रिलीज़ होने के पहले मेरी दूसरी फिल्म को अंडर प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक गोल होता है हर किसी का, और मैं स्लाइटली गोल ओरिएंटेड हूँ। मैंने पेपर में कहीं पढ़ा था 5 साल 6 साल पहले कि एक यंग एरोस्टेस ने 3 बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान की बलिदान दिया, और शी वॉज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र अवार्ड। तो पता नहीं, जस्ट लाइक मैरी कॉम कैसे एक बार दिमाग में बल्ब होता है, वैसे नीरजा का एक बल्ब स्विच ऑन हो गया और वो कहानी मेरे आंखों के सामने आ गई। और तभी मेरे को नीरजा भानोट का नाम याद नहीं था, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि
एरोस्टेस हु गेव अप हर लाइफ टू सेव 3 चिल्ड्रन। और फर्स्ट आर्टिकल आया नीरजा मराठा में, बोला यस दिस इज़ द स्टोरी दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ। तो मैंने थोड़े आर्टिकल्स पढ़े उसके बारे में, और मैंने देखा कि जिस तरह मैरी कॉम की स्टोरी थी इंटरेस्टिंग, जो बड़े पर्दे पर लोगों के सामने आनी चाहिए, वैसे नीरजा की कहानी भी मुझे उतनी एक्साइटिंग लगी। तब तक मेरे थोड़े इंडस्ट्री में दोस्त हुए थे, उनमें से वॉज शांति शिवराम हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ नीरजा अलॉन्ग विद अतुल कसबेकर। तो मैं एंड शांति एंड अतुल्स कंपनी ब्लिंग मैनेजेस सोनम कपूर, दे रिप्रेजेंट सोनम कपूर। तो जब मैंने नीरजा की फ़ोटो देखी, मेरे आंखों के सामने सोनम का फेस आ गया, और मैं इमीडिएटली शांति को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मेरे पास सोनम के लिए बहुत अच्छी कहानी है। उस दिन का किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं शांति के घर गया तो उनके हस्बैंड थे आशीष। शांति अपने मम्मी के घर थी चेंबूर में, तो मैंने आशीष को स्टोरी सुना दी। आशीष एकदम एक्साइट हो गया और उसने शांति को फ़ोन करके बोला कि साइविन को इमीडिएटली फ़ोन कर, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन तब 12-1 बज गए थे रात के, तो शांति ने मुझे फ़ोन नहीं किया। अगले दिन मैं मीरा रोड में रहता था, मेरा घर है वहाँ पर, तो मीरा रोड से अंधेरी आ रहा था। शांति ने तो तभी मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला, उसने बोला कि आशीष वाज टेलिंग मी कि तेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है, सुना मुझे। बोला मैं अंधेरी आ रहा हूँ, मैं घर आके सुनाता हूँ। नहीं, मुझे अभी सुना। मैं एक तो मीरा रोड से ट्रेन में एंटर करना एक बहुत बड़ा बैटल है, और मैं ट्रेन स्टेशन पे खड़े होके शांति को नरेशन दे रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने 4 ट्रेनें चली गई हैं और मैं वहाँ खड़े होके ट्रेन स्टेशन पे नरेशन दे रहा हूँ। शांति बोल रही कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं सोनम को अब भी बताती हूँ इस स्टोरी के बारे में, शाम को आके कॉफ़ी, तू आजा घर कॉफ़ी पीते हैं। मेरा अभी तो मैं 8:30 बजे निकला था, कम ट्रैफिक कार होगा, अभी 9 बज गया, अभी तो ट्रेन में घुसना मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस घर चले जाता हूँ, मैं कल मिलता हूँ तुमको। तो शांति ने सोनम को सुनाया, सोनम को बहुत पसंद आई कहानी। अनिल कपूर जी ने भी पसंद किया कहानी और कहा कि सोनम को यह फिल्म करनी चाहिए। और देखते देखते अगर मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे 1 साल रुकना पड़ा प्रोड्यूसर के लिए, नीरजा के केस में शांति को सुनाने के बाद 1 महीने में मुझे अतुल और शांति ने साइनिंग अमाउंट दे के बोला कि हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और तू लिख रहा है। एंड फिर अतुल मैट राम मधवानी, जो इंडियन एड फिल्म जगत के बहुत ही लेजेंडरी एड फिल्म मेकर है, और उन्होंने हाँ कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि और एक हीरो की कहानी जो लोग भूल गए, उसकी कहानी को आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इट ऑन द बिग स्क्रीन, एंड फॉर एवर लोग उस स्टोरी को जब चाहे देख के इंस्पायर हो सकते हैं। तो मेरी कॉम से भी इंस्पायर हो सकते हैं और नीरजा से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो आई एम होपिंग दैट थ्रू माई वर्क मैं काफ़ी सारे लोगों को क्या कहते हैं उसको, जो चाहे वो पाने की इंस्पिरेशन, या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की इंस्पिरेशन दे सकता हूँ थ्रू माई वर्क। अब देखेंगे साइबिन के फिल्म के लिए लिखना, फिल्म राइटिंग, इसके लिए भी कहीं से ग्रेजुएट होना भी कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है, और उसके लिए फिल्म स्कूल्स हैं या राइटिंग स्कूल्स हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से किसी भी जगह आप नहीं गए और आपने खुद से ही इस लिखने के काम को अपने अंदर कल्टिवेट किया। हमें बताइए कि ये जो फिल्म राइटिंग है जिसको आपने अपनी तरह से कंट्रोल में किया, इसमें कितने स्टेजेस हैं, और ये कैसे, अगर कोई फिल्म राइटिंग की दुनिया में उतरना चाहता है तो वो कैसे इसे अप्रोच करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? एक राइटर बनने के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि पढ़ना ज़रूरी है। बाय पढ़ना आई डोंट मीन एजुकेशन, बाय पढ़ना आई मीन साहित्य पढ़ना। जब आप साहित्य पढ़ते हो, किसी भी तरह का साहित्य हो, जब आप पढ़ते हो तो आप उसको समझ सकते हो कि उन राइटर्स ने कैसे कैरेक्टर्स को डेवलप किया, स्टोरी को प्रोग्रेस किया, और उन स्टोरीज़ में आपको क्या पसंद आया। जितना आप पढ़ोगे उतने अच्छे राइटर आप बन सकोगे। फिर ऑब्वियसली फिल्में देखना
कि किस तरह की कहानी प्रोग्रेशन होती है। अच्छी फिल्मों को देख के आप एनालिसिस करो कि कैसे उस फिल्म के राइटर्स ने उस कहानी को प्रोग्रेस किया और डायरेक्टर ने उसको विजुअलाइज किया। वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर मैं तो कहता हूँ कि हर कोई राइटर बन सकता है, हर किसी में एक राइटर होता है, लेकिन सिर्फ आप में वो शक्ति होनी चाहिए पेन और पेपर को हाथ में लेने की, या आज की तारीख में कीबोर्ड को हाथ लगाने की। क्योंकि क्या है कि हम डरते हैं, हम डरते हैं कि लोग इस कहानी के बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, हंसेंगे या बोलेंगे क्या है ये। लेकिन अगर आप में एक कहानी है जो हर किसी में होती है, कहानी डाल दो पेन और पेपर और साथ लिखते जाओ, आपकी कहानियाँ आपको दिशा देगी, क्योंकि आप मग्न हो जाते हो उस राइटिंग में। क्योंकि आपको पता नहीं चलता आपके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं जो आपके थ्रू बोल रहे हैं। कभी कभी जब मैं लिखता हूँ और अपनी खुद की राइटिंग पढ़ता हूँ, मैं बोलता अरे ये मैंने लिखा है, मुझे तो, मेरे में तो एक काबिलियत है ही नहीं लिखने की। लेकिन समहाउ एक मेडिटेटिव स्टेट में आप हो जाते हो जब आप पैशनेट हो उस स्टोरी को लेकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आपको पता नहीं आपने वो कैसे क्रिएट किया, लेकिन आपके अंदर वो पैशन है, जज्बा है, तो वो हो जाता है। तो लिखो। फिर टेक्निकलिटी है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे आएंगे, लेकिन आप ये खुद देखिए कि जैसे कि आपने कहा कि हर किसी के अंदर राइटर होता है, और मुंबई जैसी जगह में तो वैसे भी जिनके अंदर भी थोड़ी मोड़ी राइटिंग का कोई नैक है, वो लिखकर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहते हैं। उसके लिए बाकायदा एसोसिएशंस हैं, जो राइटर्स के एसोसिएशंस, और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने की एजेंसियां हैं। ये सब के बावजूद बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि जिनकी फिल्म प्रोड्यूसर्स तक पहुंच पाती है, फ्लोर पर उतर पाती है। वो उस स्ट्रगल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी मेरी पहली पिक्चर रिलीज़ होने के पहले मैंने 7 साल स्ट्रगल किया है। मैंने भी 2-3 फिल्में लिखी हैं जो आज तक किसी ने अप्रूव नहीं की है। मैंने भी कोशिश की लोगों से मिलने की, लेकिन वो कहानियाँ आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट गेट अप्रूव्ड। यहाँ कहते हैं नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपका तारा चमकता है तो चमकता है, नहीं तो अभी पिछले 4 साल में मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी फिल्म बनी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आपको बॉम्बे आके कैसे ना किसी तरह लोगों से दोस्ती करके, नेटवर्किंग करके, किसी को इम्प्रेस करके, आपकी स्टोरी टेलिंग, आपके कन्विक्शन से आपको इम्प्रेस करना पड़ता है। किसी ने मुझसे, शायद मैंने जब बिफोर मेरी कॉम लोगों से जब मैं मिलने गया तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या किया है पहले, तो मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोलते थे कि तुम्हारा राइटिंग सैम्पल भेजो। आप भेजते हो, आप वेट करते हो। आप थैंकफुली उमंग कुमार, मेरा एसोसिएशन 10 साल पहले था, तो डेस्टिनी वॉज वर्किंग और स्माइलिंग एट मी कि 8 साल बाद मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, और फिल्म जिस स्टोरी मैंने सुनी, मेरी कॉम भी चमक गई, तो मेरी स्टोरी को अप्रूवल मिला। नहीं तो शायद मेरी कॉम कभी नहीं बनती। अगर मेरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीती तो द यूनिवर्स वाज पुशिंग मी टुवर्ड्स माय डेस्टिनी। लेकिन आज मैं जब जाता हूँ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मेरी कॉम की है। जब मैंने मेरी कॉम किया तो ऑटोमेटिकली देर से, ओ आप हमारे लिए ये लिख सकते हो क्या, तो एक एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। लेकिन वो बिगिनिंग का जो पार्ट है वो तो स्ट्रगल ही है। मतलब फिल्म राइटर्स एसोसिएशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने वाले एसोसिएशंस है, लेकिन नॉट एवरी स्टोरी इज़ गुड, नॉट एवरी स्टोरी इज़ फिल्म वर्दी, नॉट एवरी स्टोरी इज़ द नीड ऑफ द आवर। बट आपको लगे रहना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर मैंने लोगों की बात सुनी होती कि मेरी कॉम, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन मणिपुरी लड़की की बॉक्सिंग की कहानी कौन देखने वाला है, अगर मैं उनकी बात सुनता तो शायद मैं राइटर ही नहीं बनता और नीरजा नहीं बनती शायद। हाँ, तो आप कह रहे थे कि कुछ टेक्निकलिटीज़ फिर होती हैं। हाँ, टेक्निकलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पर आप सीन का
हेडिंग देते हो कि कहाँ हो रहा है जो आप सीन लिखने वाले हो, दिन के किस समय में हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर, मतलब घर के अंदर हो रहा है या किसी रूम के अंदर हो रहा है या बाहर ग्राउंड पे हो रहा है या एक्सटीरियर में हो रहा है, आप पहले वो लिख देते हो। फिर आप सीन डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि क्या कर रहे हैं हम उस लोकेशन में। लाइक इन दिस केस अगर हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू पे, तो रूम थोड़ा सा डार्क है, दो लोगों पे स्पॉटलाइट चल रहा है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सवाल एक ही तरफ आ रहा है और वो दूसरा लड़का जवाब दे रहा है, तो आप वो सीन डिस्क्राइब कर लेते हो और फिर वहाँ पर आप डायलॉग लिख देते हो कि क्या बात हो रही है, कर रहे हैं, और वो सिलसिला चलता रहता है फॉर मे बी 60-70 पेजेस, जहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। ध्यान में ये रखना पड़ता है कि आपको ज़्यादा डायलॉग्स लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए, लंबे लंबे सीन्स होने चाहिए, शॉर्ट सीन्स होने चाहिए, फिल्म का पेस क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ने देते हो किसी को स्क्रिप्ट, 5 पेजेस में अगर आपने उनका इंटरेस्ट पकड़ा नहीं तो वो लोग छोड़ देंगे। क्योंकि आज की तारीख में पढ़ना इज़ बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है। अगर आप इंटरेस्ट पकड़ के नहीं रखते हो तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो आप अगर आपका 6 महीने की मेहनत आप किसी प्रोड्यूसर को देते हो या किसी एग्जीक्यूटिव को देते हो और उन्होंने कभी आपका स्क्रिप्ट खोला और 5 पेज में उनको मज़ा नहीं आया, तो आपकी पिक्चर कभी नहीं बनेगी। तो कीप योर स्टोरी इंटरेस्टिंग, कीप इट मूविंग। जिस तरह हम एक बच्चे को कहानी सुनाते हैं, मेरी अभी अगली फिल्म सुभाष घाई जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के बातें करने का बहुत मजा। पूछ लूँ क्या वो भी वीमेन सेंट्रिक तो नहीं है? इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स नॉट अ बायोपिक, इट्स अ रूरल बेस्ड लव स्टोरी बट विद अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर। तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि साइवन, थिएटर में ना जो ऑडियंस है ना, उनको ऐसे समझना जैसे वो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं। जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा बोर कब हो रहा है, तो आप इमीडिएटली एक ट्विस्ट लाते हो, क्रिएट करते हो बच्चे का इंटरेस्ट होल्ड करने के लिए। नहीं तो बच्चा रोने लगेगा या खाना मांगेगा और आपको उसका इंटरेस्ट होल्ड करना है, तो यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट और यू हैव टू कीप इट इंटरेस्टिंग। आपके हाथ के जेस्चर्स, आपके आंखों से, आपके आवाज़ में, आपके टोन में, आपको ये सब करना पड़ता है टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर दैट चाइल्ड। तो सुभाष जी कहते हैं कि ऐसा समझना कि तेरी जो ऑडियंस है, चाहे वो 10 साल से 100 साल की उम्र की ऑडियंस क्यों ना हो, जब वो कोई कहानी देखने जाते हैं ना, वो 12, 13, 14 साल के बच्चे जाते हैं, वो तुम्हारी कहानी ध्यान से देख रहे हैं। अगर तुम्हारी कहानी में मज़ा नहीं आ रहा तो वो लोग हिलने लगेंगे सीट पे, वो लोग कॉस्ट्यूम देखेंगे, वो लोग बैकग्राउंड में एक्टर कैसे क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना फ़ोन चेक करने लगेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरीके से बोली तो एक 14 साल का बच्चा कैसे अपने दोनों हाथ ऐसे करके आपको देख के बोल रहा है कि ये कहानी कभी ख़त्म ही ना हो, ऑडियंस भी वही बोलेगी। और जब वो बाहर आएंगे वो लोग बोलेंगे कि कहानी तो अच्छी थी यार। तो आपका बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि जब मैं 14 साल के बच्चे को अगर ये कहानी सुनाऊंगा तो क्या वो पूरा टाइम बैठा रहेगा 1 घंटा और मेरी कहानी सुनेगा? तो ग्रोन अप्स भी बच्चे हैं ना कहीं अंदर, हम सब कहीं अंदर बच्चे हैं, और जब कहानी में हम घुस जाते हैं तो वी बिकम चिल्ड्रन। साइवन, आप देखेंगे कि किसी भी फिल्म की जो बुनियाद है, जहाँ से कुछ भी शुरू होगा, वो आपकी स्क्रिप्ट है। जी। और एक राइटर के तौर पर आपके अंदर जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, वो ये भी कहता है कि एक राइटर के तौर पर आपको वो संतोष इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आपका जो कुछ आप कहना चाहते थे वो सक्सेसफुली कह पाए और आपको कोलैबोरेटर्स अच्छे मिले, ये जो संतोष का लेवल है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमको राइटर्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई फिल्म लिखने में जब आप उतरते हैं तो माना ये जाता है कि लिख दो, पैसे की उम्मीद मत करो। शुरुआत में लेखक को इस तरह एक बिल्कुल नाचीज़ इंसान की तरह माना जाता है और उससे कोशिश की जाती है कि वो मुफ्त में लिखाई करता रहे। आपका क्या अनुभव है ये इसमें? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली है, मैंने देखा भी है
कि होता है ऐसा, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है और राइटर्स के राइट्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो रहे हैं लोग। जी हाँ, पे स्केल के मामले में अभी भी वी आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। पिक्चर भले ही 30 करोड़ की हो, लेकिन राइटर को 10 लाख में या 20 लाख में निपटाया जाता है। लेकिन देन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड योर एटीट्यूड कि आप मजबूरी में काम करना चाहते हो या आप उस 10 लाख या 20 लाख को भी ठुकरा के बोल सकते हो कि मुझे नहीं करना है काम। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर क्या होता है कि अगर पहली या दूसरी फिल्म में अपने पैसे को लेकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन आपका काम सक्सेसफुल रहा, एज रेफरेंस आपका काम आपके नाम का रेफरेंस हो जाता है। आप एक नेगोशिएशन स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां पर आप डिमांड कर सकते हो व्हाट इज़ राइटली यू डिज़र्व। वक्त बदल रहा है और राइटर्स को सीरियसली लिया जा रहा है। जी हाँ, होता है कि आप लिख दो ना, देखते हैं। डिपेंड्स कि आपके सिचुएशन क्या है उस समय। आप एक्सप्लॉइट होना चाहते हो या आप आपके टर्म्स क्लियर नहीं करते हो पहले ही, या टर्म्स क्लियर करने के बाद भी कोई नकार देता है या मूव कर जाता है उस कमिटमेंट को लेकर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, यू हैव टू लर्न टू बिकम अ बिजनेसमैन। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपका मेन फोकस क्या है। अभी मेरी कॉम और नीजा में मेरा फोकस ये था कि अच्छी पिक्चर बने, लोगों को पसंद आए, लोग जाने कि साइविन क्वार्टर्स ने पिक्चर लिखी है और उस फिल्म को देख के फ्यूचर जनरेशंस देख के इंस्पायर हो। शायद मेरा नाम भूल जाए, लेकिन मेरी फिल्म का नाम तो याद रखेंगे। अगर आप 10 लोगों को पूछने जाए नीचे कहीं भी कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, और आप उनसे पूछेंगे कि उस फिल्म का राइटर कौन है, उन 10 में से 9 लोगों को पता नहीं होगा कि फिल्म का राइटर कौन है, लेकिन वो फिल्म तो याद है ना। तो आई थिंक नाम याद रखेंगे, जैसे सलीम जावेद का नाम लोग याद रखते हैं या जयदीप साहनी है। बहुत ही कम राइटर्स के नाम लोग याद रखते हैं। लेकिन अगर आपका नाम याद रखा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको काम को याद रखा तो वो उससे भी बड़ी बात है। तो आपका बॉटम लाइन क्या है? येस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, येस ड्यू रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा ऑन ड्यू रिस्पेक्ट, ऑन रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं काम छोड़ दूँगा, या मैं फ्री में भी काम कर लूँगा अगर मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम करना है, या उनकी कहानी या मेरी कहानी को मैं बनाना ही चाहता हूँ तो मैं फ्री में भी काम कर लूँगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो फिल्म बनाने के लिए और आप बोल रहे हो कि नहीं आप इतने में कर लो, तो सॉरी बॉस, मैं नहीं कर सकता। तो वो एक एटीट्यूड की बात होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ या मेरे बच्चे हैं या मेरा EMI देना है। मेरा गुजारा बहुत कम पैसे में चलता है। मैं आज भी चाय और पार्ले जी खाकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकता हूँ। तो मैं घर पे बैठा रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं होऊंगा। तो वो मेरा एक एटीट्यूड और प्रिंसिपल है। अभी आई डू नॉट नो ये प्रिंसिपल और एटीट्यूड देख के मुझे और काम मिलेगा लाइफ में कि नहीं, बट अब तक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सामने से लेकर बोला कि साइविन कर, तू बहुत अच्छा राइटर है। मेरे को जाना पड़ा लोगों के पास, तो मैं फ्यूचर में भी अगर जाना पड़े तो जाऊँगा। तो बस इसी नोट पर और इस उम्मीद और इस शुभकामना के साथ कि आगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और ऐसी ही दिलचस्प फिल्में आपके कलम से लिखने और हम तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया साइविन क्वार्टर्स, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे फिल्म राइटर साइविन क्वार्टर्स। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। आंखें मिलाएंगे डर